हेलो एवरीवन। सो अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारा लास्ट क्लास में जो टॉपिक चला था डेट इज़ बियरिंग कैपेसिटी। उसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे वो हम कवर करेंगे। ठीक है, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है बियरिंग कैपेसिटी में आपका नेक्स्ट टॉपिक है अफेक्ट ऑफ वाटर टेबल ऑन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अभी तक हम बियरिंग कैपेसिटी निकाले, उसमें वाटर का कोई भी अफेक्ट नहीं था कि आपका सॉइल सैचुरेटेड है कि ड्राई है कि सबमर्ज्ड है, कोई भी नहीं था। ठीक है, जब भी हम आपका स्ट्रेस निकालते हैं तो उसमें पहले देखते हैं कि सेट है, कि आपका पार्शली सबमर्ज्ड है, कि आपका ड्राई है। फिर इफेक्टिव निकालते हैं तो उसमें वाटर के हिसाब से आपका पोर वाटर प्रेशर माइनस करते हैं। ठीक है, अब इस केस में वाटर का हम कोई इफेक्ट नहीं देखे थे, तो अभी वाटर का इफेक्ट देखते हैं। सपोज आपका सॉइल है, ये आपका सॉइल है, यहाँ पर आप फाउंडेशन बनाए है ना, ये कुछ डी डेप्थ तक है, ये आपका डी डेप्थ है। लेकिन ये आप फाउंडेशन ये स्ट्रेस लगाएगा इस लेवल पे लगाएगा है ना, तो नीचे कुछ और लेवल पे जाएगा ना, तो ये कौन कितने डेप्थ तक जाता है, ये आपका जाता है बी डेप्थ तक। बी बी क्या है, विड्थ ऑफ द फुटिंग। तो ये डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन हो गया, विड्थ ऑफ द फुटिंग, इस लेवल तक आपका प्रेशर यहाँ पर एग्जर्ट होता है। ठीक है, अब ये कौन सा हुआ, अब हमारा अल्टीमेट ये यू है, ग्रॉस अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल का फॉर्मूला क्या था, सी एन सी प्लस गामा डी एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा, ये आपका फॉर्मूला था। ये आपका कौन से इफेक्ट के कारण था, ये जो ये वाला था, ये आपका ड्यू टू कोहेजन था, कोहेजन इफेक्ट, ये कोहेजन इफेक्ट था। कोहेजन कहाँ पर, आपका सॉइल किस लेवल पे, फाउंडेशन किस लेवल पे, इस लेवल पे, तो कोहेजन कहाँ देखते हैं, इस लेवल पे देखते हैं है ना, फाउटिंग के नीचे वाले सॉइल पे, वहां पर कोहेजन देखते हैं। ये कौन सा, ये ड्यू टू किसका है, ये ड्यू टू डेप्थ इफेक्ट। डेप्थ डी से समझ में आ रहा होगा, डेप्थ इफेक्ट कहाँ से कहाँ तक, इस लेवल से इस लेवल तक, ये जो स्ट्रेंथ रहता है ये ड्यू टू रहता है गामा डी एन क्यू। अब जो 0.5 गामा बी एन गामा ये रहता है बी के कारण समझ में हो गया होगा, ये आपका विड्थ इफेक्ट रहता है, विड्थ इफेक्ट, ये आपका विड्थ इफेक्ट रहा। मतलब इस लेवल पे जो भी आपका स्ट्रेस होगा वो इसके कारण रहेगा है ना। अब देखते हैं ये क्या, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल का स्ट्रेंथ कितना है, कितना बियरिंग कैपेसिटी है, कैपेसिटी निकालना है हमें, तो इस लेवल पे निकालना है। तो ये ड्यू टू कोहेजन रहेगा जो कि इस लेवल पे रहता है, ड्यू टू डेप्थ इफेक्ट रहेगा, ड्यू टू जिस लेवल तक आपका स्ट्रेस जाएगा ना, ड्यू टू फाउंडेशन, तो वो आपका ड्यू टू ये बी रहेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन फाउंडेशन ऑल्सो है ना। ठीक है, तो सपोज वाटर टेबल बिल्कुल ही नीचे है, वाटर टेबल आपका बिल्कुल ही नीचे है यहाँ पर, तो इसमें कुछ इफेक्ट आ रहा है क्या, बी में इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। आपका यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है क्या डी में, तो कोहेजन में भी इफेक्ट नहीं कर रहा, तो आपका सेम फॉर्मूला हो जाएगा, नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन ग्रॉस अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सपोज अब ये पूरा फुल्ली सबमर्ज्ड है, मतलब आपका वाटर लेवल कहाँ है, सपोज आपका सरफेस पे है, या तो सरफेस पे या उसके ऊपर है, कहीं भी रह जाए, ये पूरा सबमर्ज्ड है। तो मतलब तीनों में आपका पानी आ गया ना, आपका बी में भी आ गया, आपका विड्थ इफेक्ट में भी आ गया, डेप्थ के कारण भी जो स्ट्रेंथ आ रहा है उसके कारण भी आ गया, और कोहेजन के कारण भी आ गया। तो क्यू यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी डैश एन सी, ये आपका क्या हो गया, अफेक्टिव कोहेजन, अफेक्टिव कोहेजन ये हम पढ़े हैं ना, प्लस गामा डैश, अभी तक हम गामा ले रहे थे, चाहे वो पार्शियली हो या सैचुरेटेड हो है ना, सैचुरेटेड हो या किसके कारण हो सकता है, कैपिलरी या जो भी सैचुरेटेड हो, या एक कारण ये भी हो सकता है वाटर टेबल हो। तो सपोज वाटर टेबल के कारण सैचुरेटेड है, तो गामा सेट यूज़ नहीं करेंगे, गामा डैश दैट इज अफेक्टिव यूज़ करेंगे। डेप्थ तो उतना ही रहेगा, एन गामा तो डिपेंड करता है सिर्फ 5 पे है ना, सिर्फ 5 पे डिपेंड करता है और किसी पर डिपेंड नहीं करता, तो एन गामा हो जाएगा। ध्यान रखना जो एन डैश सी लिए थे, एन डैश क्यू, वो एन डैश गामा या एन डैश क्यू था, ये आपका था ड्यू टू एल एस एफ है ना, लोकल शेल फेलियर। अफेक्टिव में यहाँ डैश मत लगा देना, प्लस 0.5 गामा डैश बी इंटू एन गामा, ये कब हो जाएगा, ये फुल्ली समझ हो गया। चलो फुल्ली समझ हो गया ये भी केस। अब क्या हो सकता है, वाटर लेवल इस लेवल पे भी हो सकता है, इस लेवल पे मतलब फुटिंग के लेवल पे वाटर लेवल होगा, तब क्या होगा आपका कोहेजन, कोहेजन क्या देखते हैं, इसके नीचे पे देखते हैं ना, तो ये आपका सी डैश एन सी हो गया। ठीक है, डेप्थ इफेक्ट, डेप्थ इफेक्ट क्या, इसमें वाटर है क्या, इसमें वाटर नहीं है, वाटर कहाँ है अभी, इस लेवल पे है, तो ये क्या हो जाएगा गामा डी एन गामा, प्लस इस लेवल पे तो पूरा पानी है ना, तो ये हो जाएगा प्लस 0.5 गामा डैश बी एन गामा, इस लेवल पे हो गया। ये आपका कौन सा था, सपोज ये आपका, ये सपोज 1 था है ना, ये आपका 2 था, 2 लेवल पे, अब वाटर लेवल 3 लेवल पे, तो ये आपका 1 लेवल पे कोई चेंज नहीं हुआ, ये आपका 2 लेवल पे
पूरा सबमर्ज्ड तो तीनों में चेंज हो गया। अब ये थर्ड लेवल पे सिर्फ डेप्थ वाले में नहीं था, बाकी दोनों में था, तो डेप्थ वाले में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन पानी बीच में भी हो सकता है ना, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर। सपोज इसको 4 ले लेते हैं, 4 ठीक है। इसको फिर से बनाते हैं, ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपका हुआ, सॉरी ये आपका हुआ ग्राउंड सरफेस, इसमें फुटिंग बनाते हैं, ये आपका फुटिंग हुआ, ठीक है। ये आपका डेप्थ हुआ, ये आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये आपका बी हुआ। ध्यान रखना स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ तक पढ़ाए थे, 1.5 टू बी टू 2b ऐसा कुछ था, लेकिन ये बी तक ले रहे हैं, दोनों को कंफ्यूज मत करना। ये आपका बी तक हो रहा है ना, चेक कर लेना 1.5 टू 2b था कि कितना था, मुझे याद नहीं है, आप लोग चेक कर लेना। अब मैं भूल गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी इसको, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना। और तो अब यहाँ पर क्या कर लिए, वाटर लेवल कहाँ है आपका, इस लेवल पे, मतलब 4 लेवल पे, 4 फॉर्मूला लिखते हैं। कोजन इस पे तो आ रहा है CNC, तो ये क्या हो जाएगा C डैश। कोजन कहाँ, इसके नीचे, फुटिंग लेवल के नीचे, यहाँ पर तो पानी ऑलरेडी है, तो C डैश NC प्लस गामा डी एन क्यू। यहाँ पर तो पानी आधा है आधा नहीं है, तब क्या करना है, अभी रुकते हैं। इसमें तो पानी पूरा है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 गामा डैश बी एन गामा, ये हो गया, ठीक है। अब बीच वाला टर्म बचा, तो यहाँ क्या करेंगे, गामा एवरेज ले लेंगे, गामा एवरेज डी एन गामा, सॉरी एन क्यू, ये फॉर्मूला हो गया। अब गामा एवरेज क्या है, गामा एवरेज होता है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो ड्राई है, तो गामा ड्राई इंटू ये सपोज आपका हो गया ZW1, तो ये हो जाएगा ZW1 प्लस यहाँ पर क्या है, गामा सेट तो होगा, लेकिन हमें इफेक्टिव लेना है ना, तो ये आपका गामा डैश हो जाएगा, गामा डैश इंटू ये हाइट कितना हो जाएगा, टोटल डी है, ये आप ZW1 हो गया, तो ये जाएगा D माइनस ZW1 इंटू, सॉरी डिवाइड बाई D, तो ये एवरेज हो जाएगा, एवरेज। अब कुछ लोग क्या करेंगे, पहले एवरेज निकालेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, वापस इंटू D पुट करके यहाँ इक्वेशन में पुट करेंगे, तो आप तो डायरेक्ट गामा एवरेज इंटू D ही निकाल लेना। ये क्या हो जाएगा, गामा ड्राई इंटू ZW1 प्लस गामा इफेक्टिव D माइनस ZW1, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देना यहाँ पर, मतलब इनडायरेक्टली क्या पुट कर रहे हैं हम, अफेक्टिव स्ट्रेस डाल रहे हैं, ठीक है, अफेक्टिव स्ट्रेस। ओके, आप ये ध्यान रखना, ये कोई बेवकूफ़ टाइप का काम मत करना कि D से डिवाइड करें यहाँ पर, फिर गामा एवरेज निकाले, फिर गामा एवरेज को वापस D से डिवाइड कर रहे हैं, अल्टीमेटली आपको यही मिल रहा है। ये आपका टाइम सेव नहीं करेगा। आप अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो आपके 2-3 क्वेश्चन छूट जाएंगे। आपको एक तो एक्यूरेट भी होना है, एक तो स्मार्ट भी होना है, दोनों होना है। गेट में जब तक अच्छा रैंक लाना है तो एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है और स्मार्ट वर्क भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ऑल्दो ऐसा क्वेश्चन गेट में ज़्यादा पूछा नहीं गया है, ना ही आपका जो वाटर टेबल आता है इस फॉर्मूले से ज़्यादा नहीं पूछा गया, ठीक है, लेकिन इन केस आ जाए, वही कुछ बोल नहीं सकता ना कब क्या किस फॉर्मूला से आ जाए, ठीक है, तो ध्यान रखना। आप गामा ए इंटू डी डायरेक्ट निकाल लेना, आपको प्रोसीजर पता है क्या करना है, ठीक है। अब सपोज बोलें कि वाटर लेवल इस लेवल पे है 5.5 पे, 5.5, ये क्या हुआ, ये ZW2 हो गया, ठीक है। अब इस केस में निकालते हैं, तो QU क्या हो जाएगा, अल्टीमेट ग्रॉस अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ये हो जाएगा CNC। C क्या हो जाएगा, इसके नीचे पानी आधा है आधा नहीं है, तो ऑल्दो ये इफेक्टिव रहता है कब, जब ये फुटिंग के नीचे रहता है, तो ये ऐसे केस में क्या हो जाता है, C इज इक्वल टू C डैश हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में C दिया हुआ तो C लगा लेना, C डैश दिया हुआ तो C डैश लगा लेना, ये क्वेश्चन के ऊपर है, ठीक है। तो इस पर इतना फोकस मत करना, मेन फोकस करना हमें गामा पे। अब ऊपर क्या है, ऊपर पानी नहीं है, इस आपका वाटर लेवल यहाँ है, तो डेप्थ वाले पोर्शन में पानी नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, गामा DNQ, ठीक है, जो भी दिया होगा गामा प्लस 0.5। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ गामा एवरेज हो जाएगा, गामा एवरेज B इंटू एन इंटू गामा, ये हो गया। अब गामा एवरेज क्या है, गामा एवरेज इसमें हो जाएगा ZW2 इंटू गामा ड्राई, यहाँ से यहाँ तक निकालना है, ये तो ऑलरेडी इफेक्टिव स्ट्रेस इसमें इंक्लूड हो गया है, या यहाँ से इस लेवल पे स्ट्रेस इंक्लूड हो गया है, अब यहाँ से स्ट्रेस निकालना है, इस लेवल का स्ट्रेस निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, गामा W इंटू YD ड्राई प्लस B माइनस ZW2 इंटू गामा डैश, ठीक है। जैसे ऊपर कर रहे थे वैसे ही, जहाँ पर पानी वहाँ गामा डैश यूज़ करो, जहाँ पानी नहीं वहाँ गामा D कर दो, ठीक है, डिवाइड बाय B हो गया। अब अगेन आप यहाँ पर मत करना, ये पूरा टर्म निकालो, फिर डिवाइड बाय B करो, फिर गामा A से इंटू करो, ठीक है, डिवाइड बाय की ये
डिवाइड बाय बी किए तो गामा ए निकला, गामा ए पुट करो, फिर बी को वापस मल्टीप्लाई करो तो अल्टीमेटली आपको यही मिलेगा। तो डायरेक्टली यही पुट कर देना, मतलब क्या पुट करना, गामा ए इंटू बी, ये डायरेक्टली पुट कर देना। ये क्या हुआ, अफेक्टिव स्ट्रेस हो जाएगा। अफेक्टिव स्ट्रेस इस लेवल पे, यहाँ से यहाँ तक का अफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है, वो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देना, एकदम इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये हो गया अफेक्ट ऑफ वाटर टेबल ऑन ब्लैक कॉटन सॉइल। तो यही आपका बताया गया है, सपोज आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपका ग्राउंड सरफेस है, आपका फाउंडेशन है, वो उसका विड्थ क्या है बी है, उसका डेप्थ क्या है डी है, तो बी लेवल तक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आपका फॉर्म ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है, सी एन सी प्लस गामा डी एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड उससे कंफ्यूज होता हूँ जो ना, कौन सा ये रैंक इलास्टिक जोन है, कौन सा प्लास्टिक जोन है, या रैंकाइन का जोन है ना, डिफरेंट जोन पढ़ाया गया था ना, तो उससे कंफ्यूज मत हो जाना इसको, ये अलग है वो अलग है, इलास्टिक जोन, रेडियल शेयर जोन, या रैंकाइन पैसिव जोन, ये वो नहीं है। आपको कैसे डिवाइड किया, ये आपका फर्स्ट वाला कोहेजन इफेक्ट के कारण, सेकंड वाला डेप्थ इफेक्ट के कारण, थर्ड वाला विड्थ इफेक्ट के कारण, ठीक है। तो व्हेन वाटर टेबल इज एट द ग्राउंड लेवल पे है, इस लेवल पे है, इस लेवल पे है, तो आपका पानी पूरा सबमर्ज है, पूरा सबमर्ज है ना, तो क्यू यू क्या हो जाएगा, सी डैश इन सी, ये इफेक्टिव हो गया, सभी इफेक्टिव हो जाएंगे। ये आपका फुटिंग लेवल, सॉरी ये फुटिंग लेवल पे है। अच्छा, हम ये पढ़े थे वाटर टेबल इज एट और अबव ग्राउंड लेवल। अबव ग्राउंड लेवल मतलब यहाँ पर है, मतलब सब इफेक्टिव हो जाएगा। तो सी डैश एन सी आपका गामा डैश डी एन क्यू प्लस 0.5 गामा डैश बी गामा एन गामा, ठीक है। वाटर टेबल अगर आपका ग्राउंड लेवल पे है या उसके ऊपर, दोनों को इसमें फुल्ली समझ होंगे। लेकिन व्हेन वाटर टेबल इज एट फुटिंग लेवल, अगर फुटिंग लेवल पे है मतलब ऊपर वाला ड्राई है, ये वाला ड्राई है, ये वाला क्या है, ये आपका सबमर्ज्ड है ना, ये वाला सबमर्ज्ड है। तो इस केस में क्या होगा, आपका डी वाला टर्म ड्राई हो जाएगा, डी वाला ड्राई हो गया, नीचे वाला आपका अफेक्टिव हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सी डैश, सॉरी आपका ये वाला ड्राई हो जाएगा, ये वाला अफेक्टिव हो जाएगा, और ये वाला भी विड्थ वाला भी, ये भी आपका अफेक्टिव हो जाएगा, तो 0.5 गामा डैश बी एन गामा, ठीक है। अब अगर बोला कि वाटर टेबल इज एट लेवल 3 एज शोन, 3 मतलब नीचे, तो वहाँ तो कोई स्ट्रेस लग ही नहीं रहा ना, मतलब ये भी ड्राई है, ये भी ड्राई है, और कोहेजन भी ड्राई हो गया, ठीक है। तो इस केस में सभी ड्राई हो जाएगा, मतलब ओरिजिनल फॉर्मूला यूज हो जाएगा। लेकिन जो मेन रहता है, मेन आपका वाटर लेवल कहीं बीच पे, सपोज 4 में है, तो ये तो पूरा ड्राई है, ये पूरा आप सॉरी ये पूरा आपका सबमर्ज्ड है, तो ये वाला सबमर्ज्ड हो गया, कोहेजन भी सबमर्ज्ड है, तो कोहेजन आपका डैश हो गया, ये भी 0.5 गामा डैश बी एन गामा। ये वाले में प्रॉब्लम है, इसमें क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं, तो गामा एवरेज डी इंटू एन क्यू। अब अगेन गामा एवरेज कैसे निकालेंगे, गामा डब्ल्यू ZW1 इंटू, ये आपका हाइट होगा ZW1 इंटू गामा डी, ये आपका गामा डी या जो भी गामा अगर पार्शियली सैचुरेटेड रहेगा तो, प्लस डी माइनस ZW1 इंटू गामा डैश, ये आपका गामा डैश हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वाटर है, बाई डी, ये आपका गामा एवरेज निकल जाएगा। लेकिन आप क्या करेंगे, गामा एवरेज इंटू डी डायरेक्टली निकालेंगे तो ये आएगा, इसको सब्स्टिट्यूट करके आप वैल्यू निकाल लें, ये इंटू एन क्यू, ठीक है। अब अगर 5.5 में तो ऊपर वाला ड्राई है, नीचे वाले में आधा पानी है, तो ऊपर वाला मतलब डेप्थ वाले में ड्राई है, तो सी एन सी और गामा डी एन क्यू, सी वाला सी डैश इज इक्वल टू सी ले लेते हैं, क्वेश्चन में जो गिवन है, अगर सी डैश है तो सी डैश पुट कर दो, सी गिवन है तो सी पुट कर दो, दोनों नहीं गिवन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आपका 0.5 गामा एवरेज बी एन गामा, गामा एवरेज आपका वेटेड एवरेज ले लो, यह आपका क्या है, पार्शियली सबमर्ज्ड हो सकता है या ड्राई हो सकता है, तो गामा इंटू ZW प्लस गामा डैश इंटू बी माइनस ZW2, ठीक है, ये हो गया, इंटू डिवाइडेड बाई बी, ठीक है। अब वो डायरेक्टली गामा एवरेज मत लेना, गामा एवरेज इंटू बी डायरेक्टली निकाल लेना, इसके जगह आप ये सब्स्टिट्यूट कर देना, इंटू एन गामा पुट कर देना, ठीक है। तो आपका ये ग्रॉस अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल आ जाएगा। अगेन यहाँ पर गामा एन डैश, कुछ लोग बोलेंगे गामा एन डैश, तो ये हो जाता है गामा एन डैश इज इक्वल टू गामा एन, सॉरी एन गामा। तो क्वेश्चन में जो गिवन होगा हमें वो लेके चलना है, ठीक है। मेन हमें आपका गामा को निकालना है ना। अब ये सब क्या, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, इसको करने के लिए ये तो एग्जैक्ट तो है लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाता है, तब क्या करते हैं, इसको जनरलाइज फॉर्मूला लिख दिए। जनरलाइज फॉर्मूला क्या हो जाता है, उसको अप्रॉक्सीमेट मेथड बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेट मेथड। उसमें क्या किए, क्यू यू, एक सेकेंड, उसमें क्या किए, हमारा क्यू यू ग्रॉस अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी सॉइल को लिख दिए सी एन सी, ये तो आपका सी इज इक्वल टू सी डैश है, तो जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा वो लिखना है हमें, ठीक है। गामा डब्ल्यू एन क्यू, गामा हम क्या लिए, या जो दिया होगा या तो सेट लेंगे या गामा लेंगे, इफेक्टिव नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना, टोटल स्ट्रेस लेंगे, टोटल स्ट्रेस जो भी रहेगा, है ना। गामा डी एन क्यू भी जो गिवन रहेगा, एन क्यू इज इक्वल टू एन डैश एन क्यू, ठीक है। लेकिन वाटर टेबल आए तो ये कोई डिक्रीज होगा ना, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए फैक्टर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, RW1। सिमिलरली 0.5 ये आपका टोटल स्ट्रेस हो गया, गामा बी एन गामा बाय RW2, ये हो गया,
ठीक है। गामा इंटू बी है ना, टोटल स्ट्रेस इंटू बी है, सॉरी ये आपका गामा इंटू बी, तो ये आपका टोटल स्ट्रेस हो गया कहाँ, फुटिंग लेवल से नीचे के, ये आपका अगर सॉइल है, ये सॉइल है, तो अफेक्टिव स्ट्रेस ये वाला लेवल है ना, ये अफेक्टिव स्ट्रेस इतना निकालना है, और सेकंड वाले टर्म में इसमें इतना स्ट्रेस निकालना है इंटू R W1 और R W2, ये हुआ। अब बोलेंगे R W1 R W2 क्या है, तो ये है R W1 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 1 प्लस जेड W1 बाय डी। R W1 कौन से डेप्थ अफेक्ट में ना, तो ये डिवाइड बाय डी करेंगे, तो ये होता है ZW1 आपका ये है, वेयर ZW1 इज वाटर टेबल लेवल, हाइट ऑफ वाटर टेबल फ्रॉम ग्राउंड सरफेस, हाइट ऑफ वाटर टेबल फ्रॉम ग्राउंड लेवल। और इसका रेंज क्या है, रेंज है 0 टू D। मतलब क्या हुआ, सपोज ये ऊपर हो गया, तो ये मतलब ना इसको माइनस ले लेना, जैसे ऊपर हुआ 0 वैल्यू आ गया, यहाँ पर क्या, यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, कुछ कुछ बढ़ते जाएगा, वाटर टेबल नीचे जा रहा है तो ये हाइट भी इंक्रीज होते जा रहा है। सपोज यहाँ गया तो ZW1 क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, D, ठीक है D। अब नीचे गया तो ये मतलब ना D प्लस समथिंग कुछ वैल्यू लेना, D से ज़्यादा नहीं होगा, तो ZW1 क्या हुआ, मैक्सिमम D, है ना। अब सपोज यहाँ वाटर टेबल यहाँ पर है, मतलब आपका डेप्थ वाले पोर्शन में वाटर टेबल का कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब कोई ही आपको चेंज नहीं करना है, कोई आपको इसको रिड्यूस नहीं करना है। तो इसको डी पुट करके देखते हैं, डी बाई डी 1, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 0.5 1, तो R W1 क्या हो जाएगा 1, डेट इज इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सिमिलरली हमारा R W2 क्या होता है, R W2 होता है 0.5 इंटू 1 प्लस ZW2, यहाँ पर 1 था यहाँ 2 बाय बी, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका फुटिंग से रहता है ना, आपका डिस्टेंस बिटवीन वाटर टेबल, हाइट ऑफ वाटर टेबल फ्रॉम हाइट लेवल ऑफ फुटिंग, हाइट ऑफ वाटर टेबल फ्रॉम लेवल ऑफ फुटिंग। इसका रेंज क्या होगा, इसका भी रेंज 0 टू D नहीं रहेगा, इसका 0 टू B हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके एक सेकेंड, तो ZW2 आपका 0 टू B हो गया, ओके। अब B पुट करोगे, मतलब आपका वाटर टेबल अगर ऊपर है तो माइनस में मत लेना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव मत ले लेना, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर वाटर टेबल बहुत नीचे है ना, तो B प्लस समथिंग अमाउंट ले लेना, ये आपका B लेना है ना, B, मैक्सिमम B। अब यहाँ पर वाटर टेबल नीचे है, मैक्सिमम B हो गया, तो इसका अफेक्ट कितना आएगा, अफेक्ट इसका 0 होगा, 0 अफेक्ट होगा, है ना। तो अगर पुट करके देखते हैं ZW2 बाई बी, तो ZW2 इज इक्वल टू बी का पुट किए तो वो कितना आया, वो आ जाएगा आपका B बाई बी, डेट इज 1, 1 प्लस 1 2, तो ये इसको अगर आप B पुट करें, इसको B पुट करें, B बाई बी कितना हुआ 1, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 0.5 आपका 1 हो गया, तो R W2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर पानी इधर है ना तो वाटर टेबल का कोई इफेक्ट नहीं होगा, चाहे इसमें ले लो या इसमें ले लो, इसमें भी आपका अगर पानी इधर है तो R W1 कितना हो जाएगा, Z प्लस B प्लस समथिंग मत लेना, आपका कितना हो जाएगा D हो जाएगा, D पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा R W1 1, मतलब कोई इफेक्ट नहीं है। इस लेवल पे है तो आपका ZW2 कितना हो जाएगा, ZW2 0, 0 पुट करोगे तो 1 प्लस 0 डेट इज 0, 0.5 इंटू 1 0.5, मतलब ये कितना 0.5 से डिक्रीज हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आप R W1 R W2 ऐसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ओके। तो यही दिया है अप्रॉक्सीमेटेड मेथड में, क्यू यू इज इक्वल टू सी एन सी गामा डी एन क्यू प्लस R W1, इसमें 0.5 गामा बी एन गामा R W2, वेर R W1 R W2 क्या, वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर्स, है ना। तो R W1 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 1 प्लस ZW1 बाई डी, और ये R W2 इज इक्वल टू, R W1 कहाँ है, ये डेप्थ वाले रीजन में, तो ZW1 बाई डी है। ये कहाँ है, ये आपका विड्थ वाले में, तो ZW2 बाई बी है। तो ये 0.5 R W1 कहाँ से हो सकता है 0.5 टू 1, और R W2 0.5 टू 1। अब इसका अलग अलग केसेस है वो देखते हैं। तो यहाँ पर यही कंडीशन दिया है, व्हेन, अब यहाँ पर कंडीशन देख लेते हैं कि व्हेन वाटर टेबल इज एट द ग्राउंड लेवल। अब ग्राउंड लेवल पे होगा तो क्या होगा ये देखते हैं। सबसे पहले तो यहीं पर फिगर बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो सपोज एक सेकेंड, हाँ, तो सपोज यहाँ पर आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपका ग्राउंड लेवल हुआ, यहाँ पर कुछ फाउंडेशन हुआ, ठीक है, और ये आपका स्ट्रेस लग रहा है। अब क्या बोल रहा है कि आपका वाटर टेबल कहाँ है, ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल क्या है आपका इधर है ना, ग्राउंड लेवल आपका इधर, वाटर टेबल इधर है, तो आपका ये आपका ZW1, ये ZW2, ये आपका टोटल कितना है, ये आपका डेप्थ है, ये टोटल B है। तो अगर वाटर टेबल अगर यहाँ पर है तो ZW1 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, वाटर टेबल इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 0, और ZW2 कितना हो जाएगा, ZW2 ऑल्दो
जो वाटर टेबल है इसके ऊपर है, लेकिन हम क्या नीचे मेजर करते हैं, ऊपर नेगेटिव नहीं जाएंगे, तो ये भी आपका जीरो हो जाएगा। तो ZW1 ZW2 दोनों जीरो हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो आपका 1 + 0 दैट इज 0.5, 1 + 0 दैट इज 0.5, तो दोनों 0.5 होगा, मतलब आधा हो जाएगा। आधा मतलब कुछ रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, आधा नहीं बोलना चाहिए। ये टर्म आधा हो जाएगा और ये टर्म आधा हो जाएगा, इसके कारण ये ओवरऑल आधा नहीं होगा, यहाँ पर 0.5 नहीं हो रहा है ना, तो ये ओवरऑल आधा नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके अब नेक्स्ट है व्हेन वाटर टेबल इज एट द फुटिंग लेवल। अब फुटिंग लेवल में तब क्या होगा, फुटिंग लेवल क्या है आपका इधर है ना, इस लेवल पे, सेकेंड, फुटिंग लेवल का ही यहाँ पर ये हुआ आपका वाटर टेबल इधर हुआ, ठीक है। वाटर टेबल अगर इधर है तो आपका ZW1 कितना हो जाएगा, ये ZW1 इज इक्वल टू डी हो जाएगा, डी ZW1 इज इक्वल टू डी हो गया। ZW2 कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना वाटर लेवल और इस साइड का, तो ये आपका जीरो हो गया, तो ZW2 जीरो। तो ZW1 इज इक्वल टू डी पुट करोगे तो डी बाई डी 1, 1 + 1 2, तो ये आपका RW1 1 हो गया। तो इसमें नो चेंज, आपका डेप्थ वाले टर्म में नो चेंज। क्यों नो चेंज, क्योंकि वाटर टेबल यहाँ पर है तो ये आपका ड्राई हो गया, तो ना आपका नो चेंज। ZW2 आपका इधर हुआ तो ZW2 इज इक्वल टू जीरो, जीरो पुट करोगे 1 + 0 0.5, तो ये आपका RW2 कितना हुआ, ये आपका 0.5 हो गया, ठीक है। व्हेन वाटर टेबल इज बिलो फुटिंग, इसके नीचे है बिलो फुटिंग, तो ये वाला क्या है, ड्राई हो गया, मतलब RW1 क्या आएगा, नो चेंज होगा, मतलब RW1 1 है ना। अब डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करने की भी जरूरत नहीं है, अगर समझ में आ गए। RW1 हो रहा है मतलब नो चेंज, चेंज होना है तो क्या रिड्यूस होना है, तो 1 से नीचे हो जाएगा। वैसे ही व्हेन वाटर टेबल इज अबव फुटिंग, इसके ऊपर है तो ये आपका क्या है, पूरा सबमर्ज्ड है, सबमर्ज्ड है मतलब क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप समझ सकते हैं, नहीं समझ में आया तो फॉर्मूला भी डाल सकते हैं। ZW1 ZW2 आपका वर्टिकल हाइट लेते हैं आपका नीचे डायरेक्शन में, कहाँ से लेवल से, यहाँ से 1 यहाँ से 2, ऊपर नहीं लेते, ये ध्यान रखना। ओके अब क्या देखें, अब अभी हम देखें कि QU इज इक्वल टू होता है, फिर एक बार फिर लिखते हैं, फॉर्मूला याद भी हो जाएगा, अच्छी बात है। CNC गामा डी एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा, ठीक है। अब अभी तक हम C5 सॉइल के लिए बात कर रहे थे, C5 जहाँ पर C की भी कुछ वैल्यू थी, फाई की भी कुछ वैल्यू थी, ठीक है। फाई इज इक्वल टू जीरो क्या, कोहेसिव सॉइल, तो कोहेसिव सॉइल में क्या होता है, ये जीरो हो जाता है, NQ 1 हो जाता है, ये CNC प्लस गामा डी, ये अभी चेक किए थे। लेकिन अब कोहेजन लेस सॉइल की बात करें, मतलब क्या वो कोहेजन लेस, तो C क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो हो गया, तो Q क्या हो जाएगा, QU, ये आपका गामा डी NQ प्लस 0.5 गामा बी एन गामा, ठीक है। अब वाटर टेबल का ले, वाटर टेबल के कारण वाटर करेक्शन फैक्टर RW1 RW2 ये हो जाएगा। अब बोले कि वाटर टेबल कहाँ है, ग्राउंड लेवल पे है, ग्राउंड लेवल पे तो RW1 इज इक्वल टू RW2 इज इक्वल टू 0.5 हो जाएगा, एकदम ऊपर है, दोनों सबमर्ज्ड है, डेप्थ वाला भी और विड्थ वाला भी दोनों सबमर्ज्ड है, तो रिड्यूस होगा, कितना रिड्यूस होगा, पूरा फुल्ली समझ जाएगा 0.5। तो QU को लिख सकते हैं हम 0.5 गामा डी NQ प्लस 0.5 गामा बी एन गामा, है ना। आपका RW1 कॉमन ले लिया और ये आपका क्या हो गया, ये आपका 0.5 हो गया, ये 0.5 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, कोहेजन लेस सॉइल के कारण अगर वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पे है, कोहेजन लेस सॉइल में अगर वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पे है तो वो QU को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा 50%, 50% डिक्रीज कर देगा ओरिजिनल से। ये क्या है, ये ओरिजिनल है जिसमें C नहीं है, यहाँ पर गामा डी NQ प्लस 0.5 गामा बी एन गामा है, उसको 0.5 इधर ले ले, 50% डिक्रीज हो गया। वही आपका बताया फॉर कोहेजन लेस सॉइल Q इज इक्वल टू गामा डी NQ RW1 प्लस 0.5 गामा बी एन गामा RW2। तो वाटर टेबल अगर ग्राउंड लेवल पे है तो दोनों 0.5 हो जाएगा, तो QU हो गया 0.5 और गामा डी NQ प्लस 0.5 गामा बी एन गामा। डेट इज फॉर कोहेजन लेस सॉइल अफेक्ट ऑफ वाटर टेबल, अगर वो ग्राउंड लेवल पे है तो डिक्रीजेस टू 50%, ठीक है। ये कोहेजन लेस के लिए था। कोहेसिव सॉइल के लिए आप पढ़े ही हैं, QU इज कोहेसिव सॉइल मतलब आपका 50 है, 50 है मतलब NC क्या है 5.7, आपका N गामा क्या है, सॉरी NQ क्या है, ये आपका 1 है, N गामा क्या है, ये आपका 0 है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए तो क्या आ गया 5.C, QU इज इक्वल टू CNC प्लस आपका क्या था गामा डी NQ प्लस 0.5 गामा बी एन गामा, ठीक है। N गामा 0 तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया तो गामा डी हो गया, NC के जगह क्या लिख दिया 0.57 लिख दी, ठीक है। अब ये अल्टीमेट था, ग्रॉस अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, अगर नेट अल्टीमेट निकालना तो माइनस गामा डी कर देंगे, माइनस गामा डी तो आपका 5.7 C हो गया।
अफेक्ट ऑफ वाटर टेबल ऑन द ग्राउंड वाटर, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना। लेकिन हम क्या बताना चाह रहे हैं कि अफेक्ट ऑफ वाटर टेबल ऑन द बियरिंग कैपेसिटी इज नेग्लिजिबल, मतलब इसके कारण नेट में क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सी इज इक्वल टू सी डैश हम एज्यूम करके चल रहे हैं, तो इसके कारण नेग्लिजिबल होगा। अल्टीमेट में थोड़ा बहुत अफेक्ट करेगा, ठीक है, अल्टीमेट में अफेक्ट करेगा, नेट में जीरो अफेक्ट करेगा, तो नेग्लिजिबल बोल दिया, ठीक है। ओके, अब हम क्या लिए हैं, एन सी इज इक्वल टू 5.7 है। ये किसके हिसाब से है? ये आपका टर्जागी के कारण ये आपका 5.7 है, ठीक है। लेकिन स्कैम्पटन क्या बोलता है, स्कैम्पटन बोल रहा है कि आपका जो एनसी है, सॉरी स्कैम्पटन के पहले हम प्रेंटल देखते हैं। प्रेंटल जो बोल रहा है स्मूथ बेस तो है, लेकिन उसमें एनसी क्या हो जाएगा, 5.14, ठीक है। टर्जागी जो है, टर्जागी बोला कि 5.7 है, प्रेंटल बोला 5.14 है। अब स्कैम्पटन थ्योरी बोलते हैं। स्कैम्पटन थ्योरी किसके लिए बेस्ड है? ये आपका सिर्फ कोहेसिव सॉइल के लिए, कोहेसिव सॉइल के लिए, ओनली कोहेसिव सॉइल के लिए हम स्कैम्पटन थ्योरी यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, नेट अल्टीमेट, जैसे यहाँ था CNC हो गया, लेकिन यहाँ टर्जागी था तो 5.7 पुट कर दिया, यहाँ स्कैम्पटन है तो CNC हो गया। तो NC क्या हो जाएगा, NC इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 0.2 D/B। ये किसके लिए? स्टिफ फुटिंग के लिए। स्टिफ फुटिंग मतलब L इज ग्रेटर देन B, है ना। L बहुत बड़ा है तो L को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये डेप्थ और विड्थ के बारे में। लेकिन अगर रेक्टेंगुलर हुआ, रेक्टेंगुलर में L भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा NC प्लस 5 इंटू 1 प्लस 0.2 D/B, ये तो सेम रहेगा। फिर नीचे 1 प्लस 0.2, अब क्या है, हम जैसे डायमेंशन लिखते तो L इंटू B इंटू D ऐसा कुछ लिखते ना, तो यहाँ D/B, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा B/L। ये आपका रेक्टेंगुलर केस को हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करना है, ऐसी नहीं लिखा है, ये याद करना है। ये मत सोचना इतना सारा फॉर्मूला याद नहीं होगा, अगर आप रिवाइज करते जाओगे ना तो पूरा फॉर्मूला याद होगा। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, हमने खुद ये प्रिपरेशन किया है, हमने याद किया, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो ऐसा कोई ये मत बोलना कि ये आप इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, या छोड़ के ही चले जाओ। आप मन से हटा दोगे कि ये याद करना ही है तो बिल्कुल याद होगा। इसका रेंज 5.1 से 7.5, ये आपका रेंज इग्नोर कर सकते हो, ये आपका रेंज हटा सकते हो, ठीक है। 5.14 ये क्या हुआ, ये आपका प्रेंटल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये रेंज याद नहीं करोगे तो चलेगा। अब देखते हैं प्लेट लोड टेस्ट। प्लेट लोड टेस्ट, ठीक है। प्लेट लोड टेस्ट क्या बोलता है, सपोज आपका ग्राउंड सरफेस है, अब आपका कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर बना है, बड़ा सा स्ट्रक्चर बना है, उसके कारण से कुछ सेटलमेंट होगा। तो वो सेटलमेंट एक्चुअली मेजर करना, अब जब स्ट्रक्चर बना लोगे उसके बाद सेटलमेंट होगा तब पता चलेगा ना आपको, तो वो तो आपको बाद में पता चलेगा। पहले पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए आपको सपोज आपका ग्राउंड सरफेस है, ये आपका ग्राउंड सरफेस, इसको ठीक से बनाते हैं, ग्राउंड सरफेस है। यहाँ पर आप फुटिंग के लिए एक्सकवेट किए, फुटिंग के लिए, एक सेकेंड ये थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ये एक्सकवेट किए, है ना। ये आपका ग्राउंड सरफेस है, फुटिंग के लिए एक्सकवेट किए, यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सकवेट किए, क्योंकि यहाँ पर आपका प्लेट लोड टेस्ट करेंगे, यहाँ पर प्लेट लोड टेस्ट किए, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये आपका विड्थ ऑफ फुटिंग हो गया, ये क्या हुआ, विड्थ ऑफ प्लेट हो गया, प्लेट लोड टेस्ट में विड्थ ऑफ प्लेट हो गया। ये डी क्या हुआ, ये डेप्थ ऑफ फुटिंग हो गया या फाउंडेशन हो गया, और ये डीपी हो गया डेप्थ ऑफ प्लेट, ठीक है, डेप्थ ऑफ प्लेट। तो आपको ये सब टर्म्स मिल गए। तो हमें ऐसे प्लेट लोड टेस्ट करना है कि आपका जो डायमेंशंस है, तो B/BP इज इक्वल टू 5, मतलब विड्थ ऑफ फुटिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 5 इंटू विड्थ ऑफ प्लेट, या डेप्थ बाय डेप्थ ऑफ प्लेट इज इक्वल टू 5। हमेशा आपका जो कंस्ट्रक्शन वर्क रहना चाहिए ना, इसी के हिसाब से रहना चाहिए। फुटिंग का डायमेंशन जितना है उसके 5 टाइम्स छोटा करके आपका प्लेट लोड टेस्ट का डायमेंशन होना चाहिए। अगर इसका डायमेंशन एक्चुअली कितना होना चाहिए अगर आपको देखना है तो आप टेक्स्ट बुक रेफर कर लेना, वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो मैं स्किप कर रहा हूँ, वो किसी भी एग्जाम में पूछता नहीं है, ना ही पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपको फिर भी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, गेट में तो स्पेशली और नहीं पूछा जाता, तो ये भी आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी इज इक्वल टू 5, आपका रेशो 5 होना चाहिए था। अब क्या बोलते हैं कि जैसे प्लेट लोड, ये प्लेट है, इससे टेस्ट किए, तो इनिशियल प्रेशर है उसको बोलते हैं इनिशियल सिटिंग प्रेशर, इनिशियल सिटिंग प्रेशर। वो कितना लगाते हैं हम, 7.5 kPa,
7.5 kPa अप्लाई लगाते हैं। इनिशियल सेटिंग प्रेशर क्या होता है, ऑल्दो ये पूछता नहीं है फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज आपका रफ ग्राउंड है, इसमें आप लोड लगाओगे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा ना, यहाँ पर लोड होगा यहाँ पर नहीं होगा। तो इसको क्या करते हैं, पहले तो इसको प्लेन करने के लिए, है ना, लेवल में डालने के लिए सिटिंग प्रेशर लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लेवल में आ जाता है, ये आपका कॉम्पैक्ट होके सॉइल लेवल में आ जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ लेवल में आ जाता है। तो इनिशियल सेटिंग प्रेशर लगाते हैं 7.5 kPa फुल लोड को ट्रांसफर करने के लिए। अब ये जो लोड है, ठीक है, अब यहाँ देखते हैं तो अगेन बी बाई वी फाइव इजक्वल टू 5, डी बाई डी फाइव इजक्वल टू 5, किस लिए किया जाता है, टू फाइंड आपका BC, आपका बियरिंग कैपेसिटी और आपका सेटलमेंट, ठीक है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, किस टाइप से करते हैं। इनिशियल सेटिंग प्रेशर आपका 7.5 kPa होना चाहिए। ये आपका शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट, हेंस नॉट रिलायबल फॉर क्ले, मतलब क्ले के लिए ना सही से रिजल्ट नहीं आता इसमें, ठीक है। आपका शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट है तो क्ले के लिए सही से रिजल्ट नहीं आता। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका करेक्शन फॉर प्लेट लोड टेस्ट। क्या क्या करेक्शन होता है, अब इसमें दो करेक्शन होता है, करेक्शन ऑफ सेटलमेंट, करेक्शन ऑफ बियरिंग कैपेसिटी। बियरिंग कैपेसिटी ना बहुत ईजी रहता है, बहुत ईजी रहता है। सेटलमेंट में थोड़ा दिक्कत जाती है, क्ले के लिए तो ईजी रहता है। सेटलमेंट क्या होता है, सेटलमेंट इज ऑफ फील्ड, है ना, एट फाउंडेशन बाय सेटलमेंट एट प्लेट इज इक्वल टू विड्थ ऑफ फाउंडेशन बाय विड्थ ऑफ प्लेट। फाउंडेशन बोलो या फुटिंग बोलो, फुटिंग बोल लो, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ फुटिंग बाय सेटलमेंट ऑफ प्लेट इज इक्वल टू विड्थ ऑफ फुटिंग बाय विड्थ ऑफ प्लेट। ये हुआ। ये आपका कौन से केस में है, ये आपका है क्ले के केस में। क्ले वाला सिंपल रहता है, क्ले सिंपल। सैंड, सैंड में सेटलमेंट, एस फॉर सेटलमेंट, ठीक है, सेटलमेंट निकालना वो भी सैंड में, ये थोड़ा टफ रहता है। इसमें क्या होता है, एस एफ बाई एस पी, सेटलमेंट एट फाउंडेशन बाय सेटलमेंट एट प्लेट इज इक्वल टू सेम, ये लिख दो, कॉपी पेस्ट, बी एफ बाई बी पी, विड्थ ऑफ फुटिंग बाय विड्थ ऑफ प्लेट इनटू, अब यहाँ पर दिक्कत है, ये क्या उल्टा कर देना, यहाँ पर बी पी कर दो, यहाँ पर बी एफ कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर +0.3, यहाँ पर +0.3, ये आपका ब्रैकेट क्लोज, ओवरऑल ब्रैकेट लगाओ, ये आपका स्क्वायर में आ गया। ये ध्यान रखो +0.3 +0.3, ये तो किसी आपका जो यूनिट यहाँ पर है वही यूनिट यहाँ पर रहेगा, ऐसा यूज़ करते हैं। अगर ये मीटर में है तो मीटर में रहेगा, ये किलोमीटर में है तो ये किलोमीटर में रहेगा। जो सेटलमेंट का यहाँ पर यूनिट है वही सेटलमेंट का यहाँ पर यूनिट है, यहाँ पर भी वही है, जो सेटलमेंट का यूनिट यहाँ पर वही सेटलमेंट यहाँ पर। लेकिन जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर सिर्फ मीटर में रखना है, विड्थ ऑफ फुटिंग ले लो या विड्थ ऑफ प्लेट ले लो, दो आपका मीटर में रखना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका एम्पेरिकल इक्वेशन है, तो ये आपका सेटलमेंट में थोड़ा टफ रहता है। आपका बियरिंग कैपेसिटी में क्या रहता है, क्ले के केस में इक्वल रहता है आपका बियरिंग कैपेसिटी एट फुटिंग, बियरिंग कैपेसिटी ड्यू टू फुटिंग इज इक्वल टू बियरिंग कैपेसिटी एट प्लेट। तो ये आपका इक्वल रहेगा, विड्थ के कारण कोई चेंज नहीं होता, विड्थ रिड्यूस किया ना प्लेट में तो इसके कारण कोई चेंज नहीं है। सैंड में क्या होगा, सैंड में सेटलमेंट थोड़ा टफ रहता है ना, क्ले में देखोगे तो बहुत ईजी रहता है। तो इससे आपका जैसे सिंगल डिग्री है, बी एफ बाई वी पी, डबल डिग्री में चले गए, बी एफ वी पी दो बार यूज़ किया, इसका स्क्वायर लगा दिए। ये सिंगल आपका कोई भी 0 डिग्री है, बी एफ और वी पी का यूज़ ही नहीं है ना, तो यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, क्यू एफ बाई क्यू पी इज इक्वल टू बी एफ बाई बी पी, ठीक है। ये हुआ, तो आपको बियरिंग कैपेसिटी थोड़ा इजी हो जाता है और आपका क्ले के लिए भी इजी रहता है, तो ये तो सबसे इजी हो जाएगा, है ना, ठीक है। विथ नो इफेक्ट। अब देखते हैं मेयरहॉफ्स थ्योरी। मेयरहॉफ्स थ्योरी क्या बोलता है, सपोज अभी क्या फॉर्मूला था आपका, अल्टीमेट ग्रॉस अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल का फॉर्मूला था CNC, कंटिन्यूस के लिए बता रहे हैं, नो इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल, प्लस गामा डी एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा, ये था। अब मेयरहॉफ्स क्या बोलता है कि फॉर शैलो एंड डीप फाउंडेशन, ये तो हम अभी तक क्या शैलो का बात करें, वो क्या बोल रहा है कि मैं शैलो और डीप दोनों के लिए बोलूँगा, शैलो एंड डीप दोनों के लिए, है ना। अलग से ऑल दो इसको नेक्स्ट स्टेप में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्योंकि शैलो में भी ये कवर हो रहा है तो इसलिए यहीं पर बता देते हैं। तो शैलो एंड डीप दोनों के लिए, तो QU हो जाता है CNC SCDC IC SDI, SDI रहेगा, SDI कॉमन, और क्योंकि कोहेजन वाला टर्म है तो C वाला ऐड कर दो, प्लस अब क्या था, गामा डी एन क्यू, गामा डी एन क्यू था, फिर SDI पुट कर दो। अब क्या ये टर्म है, Q वाला टर्म है, तो यहाँ पर SQ DQ IQ हो गया, प्लस 0.5 गामा बी एन गामा, ये हो गया, फिर SDI कर दो, ये S गामा डी गामा आई गामा, ये हो गया। तो ये फॉर्मूला कौन बता रहा है, ये आपका मेयरहॉफ्स थ्योरी बता रहा है, किसके लिए वैलिड है, शैलो एंड डीप के लिए वैलिड है। वेयर एस क्या है, एस शेप फैक्टर,
शेप फैक्टर, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है शेप फैक्टर क्या है, क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा, ठीक है। ये हो गया डेप्थ फैक्टर, और आपका आई हो जाएगा लोड इंक्लिनेशन फैक्टर, लोड इंक्लिनेशन फैक्टर, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें आपका ये तो किसके लिए था, जनरल शेयर फेलियर के था, उसमें वाटर टेबल का अलग केस आ जाता है। जो एलएसएफ था तो वो तो गरीब था, एक ही के लिए वैलिड है ना, उसमें से 5M SM यूज़ करके एक ही यूज़ करते थे। ये भी आपका ना गरीब ही है, इसमें सभी चीज़ यूज़ कर ली है, तो आपका वाटर टेबल जो भी है सब के लिए आपका यही यूज़ होगा, चाहे आपका GSF हो या LSF हो, जो भी है इसमें एक ही फॉर्मूला यूज़ करेगा, ठीक है। तो आपको ओरिजिनल फॉर्मूला पता है, इसमें आप SDI इंटू कर देना, SDI और आपका अलग अलग टर्म्स, ये C के लिए, ये Q की है, ये गामा के लिए, ठीक है, ये आप मल्टीप्लाई कर देना, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया फॉर शैलो एंड डीप दोनों के लिए है, SQ इज इक्वल टू CNC, SDI CC के लिए, गामा डी एन क्यू SQ DQ IQ प्लस गामा बी 0.5 गामा बी एन गामा S गामा D गामा I गामा, वेयर ऐसे शेप फैक्टर, डेप्थ फैक्टर, लोड इंक्लिनेशन फैक्टर, ठीक है। इजी था, इससे भी पूछा गया, ध्यान रखना, ऑल्दो फॉर्मूला बहुत डिफिकल्ट नहीं है, SDI ध्यान रखना, शेप, डेप्थ और इंक्लिनेशन फैक्टर। अब लोड फॉर बियरिंग कैपेसिटी, ये एग्जाम में पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी मैं कवर कर देता हूँ, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। डेप्थ डेड लोड, ये आपका DL, डेड लोड और लाइव लोड जब भी एक साथ लगता है ना, तो उसमें 100% लोड हम लेते हैं, 100% लोड को हम इसको लेंगे। लेकिन जब डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड या अर्थक्वेक लोड लगेगा, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड जब भी हम डिज़ाइन करते हैं तो विंड लोड और अर्थक्वेक लोड दोनों एक साथ नहीं लेते, एक साथ कंसिडर नहीं करते, दोनों में से एक कंसिडर करेंगे। तो जब तीनों को कंसिडर करें, डेड लोड और लाइव लोड, और इन दोनों में से कोई एक, तो लोड क्या हो जाएगा, जितना भी लोड होगा ना इसका 125% हम कंसिडर करेंगे डिज़ाइन में, मतलब हम बढ़ा के करेंगे कंसिडर डिज़ाइन में, ठीक है, बियरिंग कैपेसिटी के लिए। अब लोड फॉर सेटलमेंट, अब सेटलमेंट के केस में फॉर सेंड्स, यहाँ पर डेड लोड लाइट लोड चल रहा था कितना लेने फॉर सेंड्स, तो यहाँ पर क्या है, डेड लोड को कंसिडर करेंगे, लाइव लोड को, और इन दोनों में से कोई एक कंसिडर करेंगे फॉर सेंड्स में। फॉर क्ले में क्या करेंगे, डेड लोड तो करेंगे ही करेंगे, क्ले में क्या है आपका लॉन्ग प्रोसेस रहता है, लॉन्ग प्रोसेस, तो लॉन्ग प्रोसेस किसके कारण लोड रहता है, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड की, ये तो शॉर्ट ड्यूरेशन रहता है तो इसके कारण कोई इफेक्ट नहीं आएगा, डेड लोड तो हमेशा के लिए रहता है तो इसके कारण तो इफेक्ट आएगा, लाइव लोड कभी कभी लॉन्ग भी रहता है, कभी कभी शॉर्ट भी रहता है, तो इसका 50% लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका कुछ कॉम्बिनेशन हुआ, इसको देखना है तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, आपका सेटलमेंट। तो आपका रहता है एक तो यूनिफॉर्म सेटलमेंट रहता है, यूनिफॉर्म सेटलमेंट मतलब सपोज एक ग्राउंड सर्फेस है, तो जो सेटल हो रहा है ना वो ये आपका यूनिफॉर्म सेटल हो रहा है, तो ये आपका यूनिफॉर्म सेटलमेंट हो गया। अब आपका डिफरेंशियल, डिफरेंशियल में क्या होता है, सपोज यहाँ पर ज़्यादा सेटल हो गया, इसको थोड़ा ठीक से बनाते हैं, ये आपका ग्राउंड सरफेस हो गया, तो सेटलमेंट होगा थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे होगा, है ना, ये आपका डिफरेंशियल सेटलमेंट होगा। तो डिफरेंशियल सेटलमेंट है, ये आपका यूनिफॉर्म सेटलमेंट से कम होता है, कितना कम रहता है, 75% ऑफ टोटल यूनिफॉर्म सेटलमेंट, तो ये आपका कम रहेगा, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ राफ्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, ये ध्यान रखना। राफ्ट क्या है, आपके राफ्ट में जो आइसोलेटेड फाउंडेशन है उसको कंबाइन कर देंगे ना तो राफ्ट बन जाएगा, ठीक है, ऐसे ये ध्यान रखो। सिंस राफ्ट अंडरगोज यूनिफॉर्म सेटलमेंट, तो राफ्ट में यूनिफॉर्म सेटलमेंट होता रहता है, तो जो सेटलमेंट ऑफ राफ्ट हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा। आइसोलेटेड में क्या है, वो डिफरेंशियल हो जाएगा। आइसोलेटेड सपोज ये, तो ज़रूरी नहीं ना, जहाँ पर सपोज यहाँ पर 5 mm का सेटलमेंट हुआ तो यहाँ 2 का हो सकता है, यहाँ 3 का, यहाँ का 4 का, क्योंकि चारों अलग है। लेकिन राफ्ट में क्या होगा, सभी कंबाइंड रहेंगे एक राफ्ट से, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 5 होगा ना तो यहाँ पर भी 5 होगा, सब जगह 1 होगा, तो यहाँ पर सेटलमेंट ज़्यादा हो जाएगा, सेटलमेंट ऑफ राफ्ट। अब सेटलमेंट ऑफ प्लास्टिक के इज ग्रेटर देन सेटलमेंट ऑफ सैंड एंड हार्ड क्ले, प्लास्टिक क्ले में सेटलमेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। सिंस इन क्ले सेटलमेंट अकर स्लोली, इसमें क्ले में क्योंकि स्लोली अकर करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रेस्ड एक्सकवेशन हीप फेलियर ऑफ बॉटम। हम एक टॉपिक पढ़े थे आपका लेटरल सरफेस एरिया में, आपका इन केस ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, इन केस ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, सपोज आपका ये वॉल था, तो आपका जब यहाँ पर कुछ टेंशन फॉर्म होता था ना, उसके रेस्पेक्ट में हम बनाए आपका प्रेशर डायग्राम, तो ये कुछ ऐसा बनता था, यहाँ कुछ नेगेटिव रहता था, यहाँ कुछ पॉजिटिव रहता था, तो ये डेप्थ कितना रहता था, ZC। आपका क्रिटिकल हाइट कितना रहता था, क्रिटिकल हाइट रहता था आपका 4, एक सेकेंड, इसका फॉर्मूला था, एक सेकेंड, तो फॉर्मूला था आपका 4C/γ रूट ऑफ के,
ठीक है, ये आप लोग एक बार चेक कर लेना अच्छे से, 4c बाय गामा रूट ऑफ के। लेकिन ये हाइट क्या था, ऐसा हाइट जिसमें आप अगर एक्सकवेट करें तो लेटरली स्टेबल रहेगा, लेटरली स्टेबल रहेगा, है ना, आपका लेटरली स्टेबल रहेगा। क्यों, आपका नेगेटिव प्रेशर था, पॉजिटिव प्रेशर, दोनों को एक दूसरे को बैलेंस करता था, मतलब लेटरली स्टेबल रहेगा। लेकिन अब क्या है, ब्रेस्ड एक्सकवेशन हीव फेलियर ऑफ बॉटम, अब क्या है, एक्सकवेट किए, है ना, अब नीचे से फेलियर होगा कि नहीं ये चेक कर रहे हैं। अभी हम लेटरली देख रहे थे, है ना, अब आपका नीचे से फेलियर होगा कि नहीं। तो आपका जब हीव हो जाता है ना, ऐसा हीविंग आ जाता है, तो मतलब फेलियर हो गया। तो ये आपका ये ब्रेस्ड लगा है सपोर्ट करने के लिए, ये ब्रेस्ड लगा है, ठीक है। तो ये आपका एच है। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला रहता है ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये रहता है सी एन सी बाई गामा एच। सी एन सी तो आपको पता है, चल ही रहा है यहाँ पर, सी एन सी बाई गामा एच। नीचे क्या आता है आपका स्ट्रेस आता है, तो सी एन सी बाई गामा एच। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसका डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सी एन सी बाई गामा एच, वेयर एन सी क्या हुआ 5.7 अकॉर्डिंग टू टजागी। प्रेंटल के लिए क्या हुआ 5.14, स्कैम्पटन के लिए क्या हुआ 5 इंटू 1 प्लस 0.2 डी बाई बी, ये ध्यान रखना, ये तीनों के लिए। तो सी एन सी बाय गामा एच। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका जो सेटलमेंट चल रहा है ना, ये इतना ध्यान नहीं दोगे तो भी चलेगा, ये पूछा जाता है इससे। और ये मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था, बिल्कुल ही इसको कभी पूछा भी नहीं गया, लेकिन एक गेट एग्जाम में पूछ लिया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा गया है। आप ये पढ़ लोगे, ये सब पूरा रट के चले जाओगे ना तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि थोड़ा सा घुमा के आ गया था। घुमा के आएगा मतलब जब तक समझ के नहीं पढ़ोगे ना तब तक क्वेश्चन बनना बहुत मुश्किल है। तो ये थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सपोज आपका एक फाउंडेशन है, ये आपका बी है, ये एल है ना, ये आपका सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड, या इससे आप एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, है ना। 2D प्लेन के लिए जो सेंटर रहता है उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, तो 3D के लिए सेंटर ऑफ मास रहता है। तो जो नॉर्मली जब अब जितना भी फॉर्मूला हम पढ़े ना वो किसके लिए पढ़े, ये हम टॉप व्यू देख रहे हैं, ध्यान रखना फाउंडेशन का। जब लोड इससे पास होगा ना तब के लिए फॉर्मूला वैलिड है। लेकिन अगर लोड इससे पास हो रहा है, इससे पास हो रहा है, तो ये सपोज एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये आपका ई एक्स होगा, ये एक्स डायरेक्शन में ना, ये आपका ई वाई हो जाएगा। तो ऐसा कहीं इसेंट्रिक लोड लगता है ना, बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ इसेंट्रिक लोडिंग, जब इसेंट्रिक लोडिंग लगता है तब क्या करते हैं हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट नहीं करते हम, ऐसा डायमेंशन कंसिडर करते हैं जिसमें ये सेंटर पे आ जाए। तो सेंटर में कैसे आएगा, आपका नया इसको करेंगे तो ये इसको चेंज करेंगे, तो आप ये ऐसा हो गया। कैसे करेंगे, ये पूरा हाइट कितना है, ये पूरा कितना है, ये हो गया l/2। अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक तो l/2 था, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा l/2 माइनस ई एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा l/2 माइनस ई एक्स, l/2 माइनस ई एक्स, इतना डिस्टेंस l/2 माइनस ई एक्स हुआ। तो हमें स्क्वायर बनाना है तो यहाँ से उतना डिस्टेंस चाहिए ना। अगर मैं फिर से बनाऊँ, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये हुआ, यहाँ से पास होना चाहिए था, है ना, ये कंसिडर करते हैं। अब ये सेंट्रिक हो गया, ये डिस्टेंस कितना है, ये आपका ई एक्स है। तो अब ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा कितना है, ये पूरा है l/2, तो ये कितना हो जाएगा l/2 माइनस ई एक्स, l/2 माइनस ई एक्स, ठीक है, ये डिस्टेंस l/2 माइनस ई एक्स हो गया। तो अगर ये स्क्वायर है तो जितना ये l/2 माइनस ई एक्स है, इस पॉइंट के अबाउट इतना कितना होना चाहिए l/2 माइनस ई एक्स, तो ये ऐसा कुछ स्क्वायर बन जाएगा। मतलब l डैश नया वाला क्या हो जाएगा 2 इंटू l/2 माइनस ई एक्स, डेट इज l माइनस 2 ई एक्स, से l डैश हो गया। सिमिलरली b डैश क्या हो जाएगा 2 इंटू बी माइनस बी, इस डायरेक्शन में क्या है ई वाई है, b माइनस 2 ई वाई, ये b इधर नहीं रहेगा, सॉरी, b डैश इज इक्वल टू 2 अगर लेना है तो b/2 माइनस ई वाई, डेट इज b माइनस 2 इंटू ई वाई, ठीक है। ये आपका l डैश b डैश आ गया, ठीक है, l डैश b डैश आ गया तो a डैश आ जाएगा l डैश इंटू b डैश, तो ठीक है, यही फॉर्मूला है, तो इसको अब यूज़ करते हैं। तो हमारा QU क्या होता था, QU, अभी हम क्या कहते हैं, जो फाउंडेशन लिए थे वो क्या था आपका स्क्वायर नहीं था, रेक्टेंगुलर था, क्योंकि BL अलग अलग लिए थे, सॉरी इधर L था इधर B था, जैसे भी ले ले। तो आपका रेक्टेंगुलर के केस में क्या रहता है 1 प्लस 0.3, 3 टर्म्स है तो 0.3 रहता है, लेकिन रेक्टेंगल है तो 1 प्लस 0.3 बाय B/L रहता था, लेकिन यहाँ पर चेंज हो गया B डैश बाय L डैश इंटू CNC प्लस गामा DNQ, यहाँ तो कोई चेंज नहीं है क्योंकि डेप्थ है ना, उसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, प्लस 0.5 गामा B डैश N गामा
और यहाँ पर रेक्टेंगल है 1 माइनस 0.2 आपका बी डैश बाय एल डैश। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया आपका अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इन केस ऑफ इसेंट्रिक फुटिंग। अगर इसेंट्रिक फुटिंग में है तो हम उसको, इसेंट्रिक में है तो ऐसा रीअरेंज करेंगे कि वो ऐसा रेक्टेंगल बनाए जिसके वो सेंटर में आ जाए, ठीक है। तो वही यहाँ पर किया गया, जब ऐसा बनाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, बी डैश इज इक्वल टू बी माइनस 2x, एल डैश इज इक्वल टू एल माइनस 2EY। तो ए डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू एल डैश। तो क्यू यू क्या हो जाएगा 1 इंटू 0.3 बी डैश बाई एल डैश इंटू सी एन सी प्लस गामा डी एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी डैश एन गामा 1 माइनस 0.2 बी डैश बाई एल डैश। मतलब जो रेक्टेंगुलर का अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल था उसमें बी एल के जगह आपका बी के जगह आपका बी डैश पुट कर देना है, आपका एल के जगह एल डैश पुट कर देना है, ठीक है। तो आपका ये क्यू है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। सेफ लोड कैपेसिटी तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दो इंटू ए डैश कर दो, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए, एरिया आपका ए डैश दैट इज बी डैश इंटू एल डैश। तो आपका लोड कैपेसिटी आ जाएगा, ठीक है, क्यू सेफ आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इससे क्वेश्चन पूछा गया, मैं बताऊंगा नहीं क्या क्वेश्चन है, जो मैंने क्वेश्चन अपलोड किया है ना उसमें आप सॉल्व करके देखना, अगर बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो मैं सॉल्व तो कराऊंगा ही, ठीक है, वो आपके ऊपर है, ठीक है, लेकिन ट्राई ज़रूर करना, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, सो आपके जो बियरिंग कैपेसिटी था उसमें मैक्सिमम जितना भी कंटेंट था मेरे हिसाब से मैंने पूरा कवर कर दिया, इसके बाहर आप मत पढ़ना, इससे बाहर बहुत ही कम चांसेस है, नेग्लिजिबल चांसेस है, ठीक है। अगर आपको रिस्क लेना है, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, आपके पास टाइम एक्स्ट्रा है तो ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से इतना बहुत है। इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।